जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोगों ने चैप्टर वाइज एनसीईआरटी कंटेंट का जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों ने अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से 23 के बीच के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमने 2 दिन इस पे क्लासेस ले रखी है। हम लोग छोटी छोटी वीडियोस 10-10 क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको निकाल करके आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जा कर के विज़िट कर सकते हैं। मैं डेली शाम को 6 to 7 o'clock तक डेली वीडियो अपलोड करता हूँ रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है, तो आ जाइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आज अपनी थर्ड क्लास में जो तीसरी क्लास है अपनी प्रीवियस ईयर सीरीज़ की, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आ जाइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, देखिए ये पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन हिंदी में है, मैं चीज़ों को इंग्लिश में भी बताता जाऊंगा अगर आप लोगों को दिक्कत आएगी तो। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl अम्ल का उत्पादन करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। ठीक है ना, तो जो हमारा अमाशय होता है वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, उत्पन्न करता है मतलब, और ये क्या काम करता है, ये भोजन के भंजन मतलब भोजन को तोड़ने में पचाने में मदद करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। क्या होता है, हमारा स्टमक जो होता है, अमाशय जो होता है, वहाँ से जो HCl एसिड जो होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो रिलीज़ करता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, भोजन पचने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये अभिकथन तो बिल्कुल सही है। अब हम लोग इसका तर्क जो रीज़न है वो देख लेते हैं। रीज़न कह रहा है कि पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, देखिए जो पाचक रस होते हैं, जो पचाने वाले रस होते हैं खाने भोजन को, उनको अम्लीय मतलब एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है, जो कि रिलीज़ करता है कौन, स्टमक। ठीक है ना, तो इसलिए ये इसकी पूरा तरीके से व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी ज़रूरत होती है और वो ज़रूरत पूरी भी हो रही है। ठीक, तो आपका जो आंसर हो जाएगा A और B दोनों सही, और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, देखो ये इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का अर्थ क्या है। आप लोगों ने नाइट्रोजन यौगिकीकरण का नाम सुना होगा। इसका पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए क्या होता है, इन्वायरमेंट में आप लोगों को पता होगा 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन बात क्या आती है कि जो जीवित प्राणी है, जैसे पादप हो गए या जंतु हो गए, जो भी नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, वो डायरेक्ट नेचुरल फॉर्म में नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो उनको ग्रहण करने योग्य बनाने के लिए उनका जो रूपांतरण किया जाता है, राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है, उसके थ्रू पौधे जो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, वो इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट फॉर्म में, जिसे पौधे ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजन यौगिकीकरण। ठीक है ना, तो आई होप चीज़ें आप समझ गए होंगे कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नेचुरल नाइट्रोजन कोई भी जीवित प्राणी डायरेक्ट नहीं ले सकता, तो उसका जो कन्वर्जन होता है उसे ही बोला जाता है नाइट्रोजन का यौगिकीकरण। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण नहीं, ये गलत है। दूसरा कह रहा है मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में नहीं, अमोनिया का नहीं, ये भी गलत हो गया आपका ऑप्शन। तीसरा कह रहा है मृत जैव पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजन का वापस मृदा में अभिमुक्त करना, ये भी गलत हो जाता है। इसमें कह रहा है जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, देखिए ये कह रहा है ना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन का रूपांतरण करता है। ठीक है ना, तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नाइट्रोजन का रूपांतरण करके उसको प्रयोग करने योग्य यूजफुल बनाया जाता है, किसमें, किस विधि द्वारा, नाइट्रोजन यौगिकीकरण विधि द्वारा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम, ये मतलब कम से कम, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, एक होता है देखिए गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा होती है, जैसे स्प्रिंग आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह से करके स्प्रिंग होती है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है पोटेंशियल, स्थितिज ऊर्जा की इंग्लिश होती है पोटेंशियल एनर्जी। पूछ रहा है कि कौन सी सिचुएशन में स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, सॉरी न्यूनतम होगी, न्यूनतम की पूछा है, ठीक है, किस पोजीशन में न्यूनतम होगी। तो देखिए एक चीज़ का ध्यान रखो, जब भी आप स्प्रिंग को डिस्टर्ब करोगे, मतलब या तो उसको श्रिंक करोगे, दबाओगे, या उसको खींचोगे, ठीक है ना, उसके स्थिति में परिवर्तन के अकॉर्डिंग क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, वो कम से कम बनी रहे, तो आपको इसको ना न्यूट्रल छोड़ देना होगा, जिस फॉर्म में है वैसे ही छोड़ दो, ना तो इसको स्ट्रेच करो ना छोड़ो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम बनी रहती है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं क्योंकि न्यूनतम ही पूछा है। पहले ऑप्शन में कह रहा है स्प्रिंग को, पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, स्प्रिंग को ना तो संपीड़, मतलब ना तो प्रेस किया गया है और ना ही खींचा गया है, वह भूमि पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि उसने मिनिमम पूछा है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ए ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, इसका क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है, तो ये गलत हो गया। देखिए संपीड़न करोगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, कुछ भी चेंजेस करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आता है। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बाकी ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। आज ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे, फटाफट से, कम टाइम में आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कि 10 से 11 मिनट में ही 10 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे वाले दे सकूँ, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस सेट मतलब समुच्चय की पहचान करना है हमें जिसमें अनियमित, मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है ना, कोल्ड ब्लडेड जीवाणुओं को समाविष्ट किया गया है। देखिए क्या होता है, नेचर में दो तरह के जंतु पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। एक होता है वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले, ठीक है, एक होता है कोल्ड ब्लडेड, शीत, जो कि मतलब अनियमित ताप वाले, शीत ताप वाले, ठीक है ना। तो देखिए गर्म जो कोल्ड मतलब एक हो गया वार्म ब्लडेड जो होता है, देखिए कौन से जीव होते हैं वो मैं बता देता हूँ। जो मेमल होते हैं, मेमल उन्हें बोलते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, उन्हें मेमल्स बोला जाता है। उनमें क्या पाया जाता है, वार्म ब्लडेड पाया जाता है। वार्म ब्लडेड कैसे पहचानोगे, अगर आप मान लो जैसे हम लोग ह्यूमन है, अगर हम यहाँ से अपने हाथ को कट देते हैं तो ब्लड बहुत तेजी से निकलता है, ठीक है ना, इसका मतलब अंदर प्रेशराइज्ड है, तो ये गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी को बोला जाता है वार्म ब्लडेड, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड कौन से होते हैं, हमारे मेमल्स होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, ठीक। तो अब इसमें पूछ रहा है कि ये इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड है, तो मतलब जो स्तनधारी नहीं होंगे वो कोल्ड ब्लडेड में आ जाएंगे। पहले में ऑप्शन में क्या है, छिपकली, तोता, डॉल्फिन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा डॉल्फिन जो होता है मेमल होता है, ठीक है ना, ये अपने बच्चों को दूध पिलाता है, तो ये ऑप्शन कट जाता है आपका, ये वार्म ब्लडेड का ग्रुप है, मतलब इसका नहीं पता लेकिन ये वार्म ब्लडेड है इसमें। दूसरा कह रहा है कबूतर, मानव आ गया, मानव भी देखिए एक स्तनधारी जीव है, मेमल है, तो ये भी आपका ऑप्शन कट जाता है। तीसरा कह रहा है सर्प, मेंढक और कॉकरोच, एक मिनट, और अगला क्या कह रहा है, वेल। देखिए वेल मछली भी मेमल्स में आती है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। केवल थर्ड ऑप्शन आपका बचता है जो कि शीत ब्लडेड मतलब कोल्ड ब्लडेड में आते हैं, ठीक है ना। तो मेंढक, सर्प और ये कॉकरोच, ये सारे कोल्ड ब्लडेड में आते हैं, ठीक। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। देखिए ये चीज़ें आपको याद रखना है, ये एक फार्मूले के जो वो होता है उस पे बेस्ड है, यूनिट पे, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब ये कह रहा है जो ये फार्मूला है इसी का रूपांतरित फार्मूला ये भी है क्या, ये चेक करना है। तो देखिए केजी मीटर स्क्वायर है, ये न्यूटन मीटर है, तो केजी मीटर स्क्वायर अगर देखो यूनिट देखें तो ये किसका होता है तो केजी आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड हो जाता है। देखिए ये मास हो जाता है, मास का तो केजी हो जाता है, ठीक है। वहीं एक्सीलरेशन के देखें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन हो जाता है न्यूटन का, मतलब बल हो जाता है ना, F=ma आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाता है फोर्स का, और फोर्स को ही आप न्यूटन भी बोलते हो,
लेकिन ये न्यूटन के साथ यहाँ मीटर भी लग गया, तो ये एक चीज़ को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये बी वाला ऑप्शन होगा। ये देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल नहीं, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एनर्जी के ये दोनों ही फार्मूले क्या है, एनर्जी के फार्मूले हैं, ठीक है ना। आप इसको भी देखोगे तो ये भी एनर्जी का फार्मूला, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हो जाता है। आप जाकर के मात्रक वाले चैप्टर में ये चीज़ें देख सकते हैं कौन किसका फार्मूला बना रहा है। ये बस एक तरह से रूपांतरित किया गया, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। ये भी डिस्कस हो गया। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं, क्या कह रहा है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस शब्द समूह का विकल्प का चयन कीजिए जो इस दिए गए क्रम में स्थित है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, निषेचन की बात कर रहा है, फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है। कह रहा है निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलयित होकर क्या बनाते हैं। तो आप लोगों ने फर्टिलाइजेशन वाले चैप्टर, निषेचन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, मेल का जो वो होता है अंडा, मतलब शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, वो फीमेल के अंडाणु से ये क्या करते हैं, आपस में विखंडन करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जिसको कि बोला जाता है युग्मनज, हिंदी में युग्मनज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो x को पूछा है तो x आपका क्या हो गया, युग्मनज हो गया। कह रहा है ना, यही तो कह रहा है, देखिए परिवर्तित होकर क्या कह रहा है, जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं को गोले में बदल जाता है। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगते हैं। इस विकसित होने संरचना को क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। अब क्या कह रहा है देखिए, जो कि वाई की दीवार में रोपित होता है। वाई की दीवार मतलब ये गर्भाशय जो होता है आपका, सॉरी एक सेकंड, अब x तो हमारा यहाँ पे मिल गया था ना, अच्छा W जाइगोट बन गया, x की पूछ रहा था ना, W हुआ जाइगोट। यहाँ पे देखिए निषेचन के बाद क्या बना, निषेचन के बाद W बना, तो ये x नहीं है हमारा, ये है W को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ये W को रिप्रेजेंट कर रहा है, W हो गया युग्मनज। अब इसमें जब देखिए जो जाइगोट बन जाता है और जाइगोट जब धीरे धीरे डेवलप होने लगता है तो भ्रूण बनाता है, एम्ब्रॉय जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद जाइगोट के बाद निर्माण होता है किसका, भ्रूण का, भ्रूण का। और ये जिसमें भ्रूण पलता है, जिसमें रहता है, उसे बोला जाता है गर्भाशय, ठीक है ना, गर्भाशय बोला जाता है जिसमें ये पलता है, ठीक है। तो ये बोला है, देखिए कहते हैं कि वाई की दीवार, तो वाई जो हो जाएगा क्या हो गया, गर्भाशय की दीवार के अंदर ही तो ये रहता है भ्रूण हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, जब सारी शारीरिक भागों की पहचान हो सके तो उसे जेड का है, तो जेड का होता है गर्भ को बोला जाता है, ठीक है। उसमें जब पूरा बच्चा विकसित हो जाता है तो वो गर्भ में पलता है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है गर्भ। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ जाएंगे। सबसे पहले निषेचन के बाद क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय के बाद गर्भाशय बनता है, गर्भाशय के बाद सीधा गर्भ बनता है, ठीक है ना। तो ये आपको स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक। ये क्वेश्चन भी अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन है। मैंने चैप्टर वाले डिस्कशन में बिल्कुल डिटेल में पूरा रिएक्टिविटी सीरीज को बता रखा है, किस किस का इंपॉर्टेंस है वो भी बता रखा है। इसमें क्या होता है क्वेश्चन, ये डिटेल में आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने डाल रखा है सारा, ठीक है, साइंस के नाम से। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। तो देखिए जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होगा वो कभी भी अपने ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो देखिए कौन सा नहीं होगा वो पूछा है। कह रहा है PbSO4 आयरन से रिएक्शन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में Pb जो होता है ऊपर होता है, Fe जो होता है आयरन नीचे होता है, तो ये रिएक्शन हो सकती है, ये पॉसिबल है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अगला कह रहा है एल्यूमिनियम और कॉपर में एल्यूमिनियम ऊपर होता है, कॉपर सबसे नीचे आता है, कॉपर एकदम नीचे देखने को मिलता है आपको, ठीक है, तो ये भी रिएक्शन पॉसिबल है, सेकेंड वाली, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए इसने कहा जिंक क्या कैल्शियम सल्फेट से रिएक्शन करके कैल्शियम को रिप्लेस कर सकता है, तो ये नहीं कर सकता है। कैल्शियम जो होता है ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में इन कंपैरिजन टू जिंक, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए दोनों आसपास होते हैं, मैग्नीशियम ऊपर होता है Mg, उसके बाद जिंक होता है, ठीक है ना, Zn। तो जब मैग्नीशियम ऊपर है तो ये तो जिंक को हटा ही देगा, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का टॉपिक का क्वेश्चन है, आप लोग जाकर के डिटेल में वहां देख सकते हैं। इसका फिलहाल जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है।
देखिए ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ सीधी रेखा वाला मतलब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए मैंने चैप्टर में ग्राफ वाला चैप्टर ले रखा है, उसमें सारे टाइप के ग्राफ बता रखे हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, मैं इसको डिस्कशन करा देता हूँ। ठीक है, इसमें कह रहा है विरामावस्था में पिंड मतलब ऑब्जेक्ट का दूरी समय ग्राफ। देखिए दूरी समय ग्राफ ऐसे बनता है, अगर ये आपने मान लो टाइम ले लिया इस पे एक्स एक्सिस पे, इस पे ले लिया डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे। अब कह रहा है विरामावस्था में, जब कोई ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में है तो केवल टाइम बढ़ता है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे रहेगा, टाइम बढ़ता जाएगा। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन का होगा, तो ए ऑप्शन भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड मतलब ऑब्जेक्ट का वेग समय ग्राफ। देखिए एक समान, ये वेग समय ग्राफ, ये वेलोसिटी, ये मान लो टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गई। अब एक समान त्वरण की बात कर रहा है, देखिए समय बढ़ेगा, समय के साथ वेलोसिटी बढ़ती जाती है। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी के इंक्रीज करता रहता है कंटिन्यू। आपने एक्सेलरेशन दबाते हो तो डायरेक्टली क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। ठीक है ना, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है इस तरह से, तो इसका बी ऑप्शन भी करेक्ट होएगा। ठीक है, सी ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ। देखिए अगर दूरी समय की बात करें, यहाँ पे टाइम ले लिया, ये डिस्टेंस हो गया, ये कह रहा है एक समान त्वरण के साथ गतिमान। जो एक समान त्वरण का मतलब होता है केवल त्वरण बढ़ रहा है इस तरह से, तो ये नॉन स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन कट जाता है। अगला क्या कह रहा है, डी ऑप्शन, विराम अवस्था में, अभी ये भी रेस्ट पोजीशन की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट का वेग समय ग्राफ, वेग और समय का ग्राफ। देखिए वेग और समय का ग्राफ बना लेते हैं, इधर टाइम ले लिया, इधर हमने ले लिया वेलोसिटी। ठीक है, का ग्राफ कैसा होएगा बताइए, विरामावस्था में पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ क्या होगा। अगर ये विरामावस्था में है, इसका मतलब वेलोसिटी तो ना बढ़ रही है ना घट रही है, केवल टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है तो टाइम के पैरेलल ये वाली लाइन आ जाएगी, तो ये भी स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो आपका डी बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ए बी डी जहाँ पे है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ए बी डी आपका फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आ जाइए अपने अगले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चार द्रव ए बी सी और डी, चार लिक्विड है, डेंसिटी की बात कर रहा है, घनत्व की नीचे दिए गए हैं। ए का घनत्व 785, बी का 800 कुछ है, सी का 900 प्लस और डी का 1000 प्लस है। ठीक है, अब देखिए डेंसिटी क्या होता है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट हो और कोई द्रव है, मान लो ये वाटर है, ठीक है ना, इसकी डेंसिटी मान लो ये 100 है, तो 100 से कम का कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए जिसकी डेंसिटी 100 से कम होगी, वो इस पे तैरेगा। 100 से ज़्यादा होगी तो इस पे तैरेगा, इसमें क्या करेगा, डूब जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अपने से कम डेंसिटी वाले को ही फ्लोट करा सकता है। ठीक है, तो उसी के बात कह रहा है ये, इस सूचना को पढ़ करके निम्नलिखित कथन पर पहचानिए। पहला क्या कह रहा है, बिंब मतलब ऑब्जेक्ट कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट जो द्रव सी में तैरता है। अगर द्रव सी में तैर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, इसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या है, 924 से कम है, क्योंकि यहाँ 924 दे रखा है, तभी तो तैरेगा ना, जो कम डेंसिटी वाला वही तैरता है। 924 से कम है, लेकिन कितना कम है हमें नहीं पता, 924 से लेस है, ये 0 हो सकता है, मतलब 1 हो सकता है, कितना भी कम हो सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि वह द्रव ए में तैर भी सकता है और नहीं भी तैर सकता है। तो द्रव ए का कितना है, 785 है, हो सकता है कि जो वस्तु इस पे तैर रही है सी पे, उसका वैल्यू 800 के आसपास हो, तब तो ये इस पे नहीं तैर सकता ए पे, हो सकता है वो 700 से कम हो तो ये इस पे तैर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज दोनों है कि ये ए में तैर भी सकता है और नहीं भी तैर सकता है। तो पूरी तरह से स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है। ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाता है। आगे की चीजें देख लेते हैं। कह रहा है एक वस्तु जो द्रव ए में तैरता है वह द्रव बी में तैर भी सकता है और नहीं भी तैर सकता है। अरे भाई, ए में अगर तैर रहा है इसका मतलब 700 से तो कम है, ठीक है ना, वो बी में भी तैरेगा 100%। कह रहा है नहीं तैर सकता, तो नहीं क्यों नहीं तैर सकता, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो ये कह रहा है नहीं भी वाला है, तो ये गलत हो गया, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया आपका। अगला क्या है, बस आपको कंपैरिजन करना है, किसकी डेंसिटी कम है किसकी ज़्यादा है, कम वाला ही ज़्यादा पे तैरता है। इसमें कह रहा है ऑब्जेक्ट बी द्रव में तैरता है, वह निश्चित रूप से द्रव ए में भी तैरेगा। निश्चित कैसे कर सकते हो, केवल बी में तैरता है, हो सकता है वो 700 से ज़्यादा हो, तो ए में नहीं तैर सकता ना। मान लो 800 है, ये 820 है, और हमने मान लिया वो 800 का है, लेकिन बी 800 वाला तो बी में तैरेगा, लेकिन वो ए में नहीं तैर सकता, तो ये भी ऑप्शन कट गया।
इसी तरीके से बिंब द्रव सी में तैरता है वह निश्चित रूप से बी में भी तैरेगा, यही कंडीशन इसमें भी लगेगी, ये भी घट गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है, विद्युत धारा एक सदिश राशि है, मतलब कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये गलत है। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना। तर्क क्या दिया है, रीजन क्या दिया है, विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। वैसे तो ये देखिए कहा जाता है इसके पास परिमाण भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, फिर भी इसे स्केलर में रखा जाता है। ये बात आप लोग याद रखोगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के पास दिशा भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, फिर भी उसे कहाँ रखा जाता है, स्केलर में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, लेकिन दूसरा सही है। ये कहाँ दिया है, पहला गलत परंतु आर सही है, ये थर्ड ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, आ जाते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगों में स्वयं, मतलब कोशिका अंग मतलब सेल, बॉडी के सेल की बात कर रहा है, स्वयं का डीएनए अवशिष्ट अंतर्विष्ट होता है। ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है, ये कोशिका का पार्ट है जिसमें डीएनए मौजूद होता है। तो देखिए डीएनए जो होता है प्लास्टिड में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, न्यूक्लियस में भी होता है। ठीक है ना। रिक्तिका वैक्यूल से जिसे बोलते हैं, इसमें नहीं पाया जाता है। तो ए बी सी तीनों में होता है क्या, अपना डीएनए होता है ना। निम्नलिखित में से किस में कोशिका अंगों में स्वयं का डीएनए पाया जाता है, तो तीनों में पाया जाता है। तो तीनों ऑप्शन कहाँ है, ए बी सी, ये थर्ड ऑप्शन आपका जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के हमने मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम लोग अपने डे 4 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लेकर के आएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।